अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं KF-21 बोरमई 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट की फर्स्ट सीरियल प्रोडक्शन यूनिट को, जिसको इंडक्ट कर लिया गया है साउथ कोरियन एयरफोर्स ने। ये KF-21 बोरमई एयरक्राफ्ट हम जैसे कंट्रीज के लिए, इनके पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के जो दूसरे कंट्रीज इस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने की या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने की, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है किस तरह साउथ कोरिया ने अपने इस एयरक्राफ्ट को बनाया ऐसे वक्त में जब यूएस ने एक दफा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मना कर दिया था, बट फिर उन्होंने किस तरह यूएस को मनाया कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के लिए। इंडोनेशिया भी इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का पार्ट है, लेकिन इंडोनेशिया के जो शेयर्स हैं वो 35% से कम हो गए, आज सिर्फ 7.5% तक रह चुके हैं। तो इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान भी इस पूरे सिनेरियो से क्या सीख सकता है अपने PFX प्रोजेक्ट के लिए। KF-21 बोरमई एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली साउथ कोरिया का एक डिजाइन था कि हम अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे। इसके 3 ब्लॉक होंगे। पहला ब्लॉक होगा एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट, जो कि एक 4.5 प्लस प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। डिजाइन स्टेल्थियर होगा, लेकिन इसमें इंटरनल बे नहीं होगी, वेपन्स ये बाहरी कैरी करेगा, तो इससे इसकी स्टेल्थ अंडरमाइन हो जाएगी। दूसरा एयरक्राफ्ट होगा मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तीसरा होगा स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो दूसरे और तीसरे ब्लॉक को क्लेम किया जाता है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, बट दूसरे ब्लॉक में भी ये है कि शायद इंटरनल बे ना हो, लेकिन ये एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी साथ कैरी कर सकेगा। बट जो फर्स्ट वेरिएंट होगा वो सिर्फ एयर टू एयर वेपन्स कैरी करेगा। लेकिन अभी ज्यादा फोकस इनका ब्लॉक 2 पर है, जो कि मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 19 जुलाई 2022 में, और 2022 से लेकर अब तक यानी कि 2026 में इन तकरीबन 4 सालों में 6 प्रोटोटाइप्स कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसके बनाए। उसमें जो उनको रिक्वायरमेंट्स थी, जो अपग्रेड्स चाहिए थी, वो उन्होंने तैयार की। और 2026 में यानी कि मैं कहूँ कि मार्च 2026 में पहला सीरियल प्रोडक्शन वाला यूनिट साउथ कोरिया ने रोल आउट कर दिया है, और अब इनिशियल टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करने के बाद उसे इंडक्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में पहले तय ये हुआ था, जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था अराउंड 2020 से पहले कुछ, तो तब ये तय हुआ था कि साउथ कोरिया के पास इसके 60 to 65% शेयर्स होंगे और बाकी 35% शेयर होंगे इंडोनेशिया के, और इंडोनेशिया इसका 1/3 जो फंडिंग है वो पे करेगा। लेकिन इंडोनेशिया अभी तक कोई प्रॉपर फंडिंग नहीं दे सका, सिर्फ मैक्सिमम $439 मिलियन दे सका है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया का शेयर इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 7.5% तक रह गया है। अगर इसकी हम जरा टाइमलाइन पर आ जाएं, तो साउथ कोरिया का प्लान ये था कि इसकी कॉम्बैट रेंज को 50% इंक्रीज किया जाएगा F-16 से। इसका जो लाइफ स्पैन होगा या एयरफ्रेम लाइफ होगी वो F-16 से 34% ज्यादा होगी। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट जैसा पाकिस्तान का PFX है। PFX में भी यही चीज ही पाकिस्तान एयरफोर्स रिक्लेम करती है कि इनिशियल जो हमारे पास GF-17 थंडर्स मौजूद हैं, उनसे बेहतर एयरक्राफ्ट ब्लॉक 4 की सूरत में, या आप उसे PFX अल्फा कह सकते हैं, उसे तैयार किया जाएगा। उसमें जितनी भी नीश टेक्नोलॉजीज होंगी वो पाकिस्तानी मेड होंगी, चाहे हम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार की बात करें, IRST सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें, फ्लाइट मिशन कंप्यूटर की बात करें, वो तो करंटली अभी पाकिस्तान बना रहा है, लेकिन उसका अपग्रेडेड वेरिएंट पाकिस्तान PFX में लेकर आएगा। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार जो एक्स बैंड एयरबोर्न ऐसा रडार्स है वो भी पाकिस्तान नहीं बना रहा, लेकिन PFX के लिए उसे डिजाइन किया जा रहा है। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट इस KF-21 बोरमई का भी था। इसका इनिशियल इंट्रो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2015 के अराउंड जब स्टार्ट किया काम साउथ कोरिया ने इस पर, तो साउथ कोरिया ने 25 नीश टेक्नोलॉजीज के लिए लॉकहीड मार्टिन को, जो कि यूएस कंपनी है, उसको अप्रोच किया कि उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे साउथ कोरिया से। लेकिन अमेरिका ने उसके लिए इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें नीश टेक्नोलॉजीज इस तरह थी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार था, IRST था, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स थे, टारगेटिंग पोर्ट थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स थे। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो अगर अमेरिका साउथ कोरिया को देता, हालांकि साउथ कोरिया और अमेरिका बहुत करीबी पार्टनर्स हैं, बट स्टिल अमेरिका ने इनकार कर दिया कि वो इनमें से कोई टेक्नोलॉजी भी साउथ कोरिया को नहीं देंगे। बट दिसंबर 2015 आते तक साउथ कोरिया ने 21 टेक्नोलॉजीज के लिए यूएस गवर्नमेंट को मना लिया, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज में भी लिमिटेड हद तक जो बहुत ज्यादा अहम टेक्नोलॉजीज थी यूएस समझता था उनके लिए, उनमें से लिमिटेड एक्सेस दिया गया, कुछ का पूरा एक्सेस दिया गया। तो इस तरह इस एयरक्राफ्ट के 6 प्रोटोटाइप्स तैयार किए गए। इसमें GEF 414 इंजन यूज किए गए, जो मैक्सिमम 97 किलोन्यूटन की
थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम PFX एयरक्राफ्ट को देखें तो इसके लिए जो ऐसा रेडार पाकिस्तान डेवलप कर रहा है उसके लिए पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या चाइना के साथ मिलकर ये कर सकता है या अपने दम पर पाकिस्तान एक बेहतर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार डेवलप कर लेगा जिसके पास एटलीस्ट 1000 TR मॉड्यूल्स तो हों जो कि आजकल स्टैंडर्ड है। फिर दूसरी तरफ अगर पॉसिबल इंजन की बात की जाए तो अगर उसमें WS-13E या WS-10B सीरीज के इंजन आते हैं तो वो थ्रस्ट वाइज KF-21 में यूज होने वाले इंजन से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर इवन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो J-10C एयरक्राफ्ट का इंजन F-16 से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, ज्यादा मैन्यूवरेबल है और ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को ज्यादा इनपुट दे सकता है पावर के मामले में। तो पावर प्लांट के मामले में पाकिस्तान को PFX के कॉन्टेक्स्ट में एक एज रहेगा क्योंकि बेहतर चाइनीज इंजन मौजूद हैं। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार पाकिस्तान किस तरह डेवलप करेगा यह भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि PFX को लेकर पाकिस्तान काफी शद्दोमत से काम कर रहा है। इसे पाकिस्तान के मिराजेस और ब्लॉक 1 जैसे एयरक्राफ्ट हैं जो पुराने एयर ब्लॉक 1 है, बेशक उन्हें ब्लॉक 2 पर अपग्रेड कर भी दिया गया हो लेकिन चूंकि उनका एयर फ्रेम पुराना है तो उनकी रिप्लेसमेंट भी आपको आने वाले अगले 10 से 15 सालों में देखनी पड़ेगी। तो उनके लिए PFX एयरक्राफ्ट का जो इनिशियल वेरिएंट होगा चाहे आप उस पर PL-15 लगा लें, PL-17, PL-16 उस वक्त तक अगर पाकिस्तान के पास होती है तो वो लग जाएंगी, तो वो एक बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करेगा। एक ऐसी मशीन जो ना सिर्फ आपको एयर सुपीरियोरिटी प्रोवाइड कर सकती है बल्कि आपने उस पर अपने एयर टू ग्राउंड इक्विपमेंट भी ऐड किया हुआ है। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट जैसे KF-21 बोरमई का है कि बेशक अभी इसमें इनिशियली इंटरनल वे नहीं है बट स्टिल क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह ही बिहेव करता है और इस पर चूंकि मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स भी साउथ कोरिया ने माउंट किए हुए हैं तो वो इसे अगेन डेडली बना देते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर इसकी स्टेल्थ थोड़ी सी खराब भी हो जाती है एक्स्ट्रा वेपन्स कैरी करते हुए अपने विंग एरियाज पर तो वो उतना मैटर नहीं करता इनिशियल स्टेजेस में क्योंकि सिर्फ 4 सालों के अंदर ही 6 प्रोटोटाइप्स बनाना, फिर सीरियल प्रोडक्शन बेस्ड एक यूनिट को भी डेवलप कर लेना और उस पर भी अब इस वक्त टेस्टिंग जारी है। इसके कुछ हफ्ता टेस्टिंग के बाद इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा अगर तमाम चीजें प्लान के मुताबिक चलती हैं। सो पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन से बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे साउथ कोरिया ने US से कुछ नीश टेक्नोलॉजीज लेने के लिए MOU साइन किए, इवन दो कि अमेरिका डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था। अमेरिका ने एक हद तक इस प्रोजेक्ट को रुकवाने की भी कोशिश की क्योंकि अमेरिका कभी भी अपना कंपेटिटर तो नहीं चाहेगा पूरी दुनिया में या किसी भी मार्केट में। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान PFX को चाइना के साथ मिलकर बना लेता है तो चाइना भी इसकी एक्सपोर्ट को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा। जो पॉसिबल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को उसका एक्सेस भी मिलेगा। लेकिन अगर हम चाइना से बिल्कुल कट के ये बनाएंगे तो चाइना भी कहीं ना कहीं पे PFX को अपने राइवल के तौर पर देखेगा कि भाई हम अगर एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं तो ये पाकिस्तान का भी एयरक्राफ्ट आ गया है। और जब बिजनेस की बात आती है तो तब आपका कोई दोस्त नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स का पहला लेसन होता है बट आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।